बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक कामयाब और बाकमाल किस्म का जलसा था जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो अभी तक कारकुनों में काम कर रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रिपोर्टर्स थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि इमरान खान ने बुलाया तो हम इमरान खान के बुलाने पर आए हैं। हमें कोई लायामल दिया जाए और बताया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन होगी। लोगों को जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बहुत गम गुस्सा था। मादनियात के कब्जे के हवाले से लोगों के बड़े सवालात थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब भी बात करते रहते हैं और लोग उन्हीं चीज़ों के साथ जलसे में आए थे। लोगों को वहाँ मौजूद क़यादत में और उनकी तकरीरों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बताने वाला हूँ जो इस जलसे से रिलेटेड हैं और ये फैक्ट्स पर मबनी है। ये चीज़ें आपको पसंद आए ना आए, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ये हुआ। इंतज़ामात बेहतर नहीं थे, जलसागाह में कचरा था और वहाँ पे काफ़ी गट्टा मिट्टी थी और बड़ी स्मेल थी, बदबू थी। ये चीज़ें नामुनासिब है। अगर आप मेहमानों को बुलाते हैं तो बेहतर जगह पे बंदोबस्त करना चाहिए था। एक और चीज़ ये है कि पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कुछ सहाफ़ियों ने मुझे यहाँ तक क्लेम किया कि अगर हम ज़्यादा ना बोलें तो आधे लोग तो पंजाब से आए हुए थे और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस पे आलिया हमजा साहिबा का जो है वो बड़ी कोशिश है उनकी, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पंजाब से पहुंच गए हैं तो। और अडयाला जेल में भी पंजाब से ही ज़्यादा लोग आजकल जा रहे हैं। रावलपिंडी में अडयाला जेल है, बहुत लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कई किलोमीटर तक सड़कों पर लोग मौजूद थे और इसकी वीडियोस बाकायदा लोगों ने डाली है। बल्कि एक वीडियो मैं देख रहा था, रज़ी ताहिर साहब ने उसको सोशल मीडिया पे लगाया। उसमें लगभग 1 किलोमीटर की वॉक है जलसागाह तक और उस वॉक के अंदर हर तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग चल फिर रहे हैं जो जलसागाह की तरफ जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अलीमा खानम अपने भाई का बयान पहुंचाने की हद तक मुतहरिक रहती हैं और ये अपने भाई का बयान पहुंचाना कोई मारूसी सियासत नहीं है। अलीमा खानम ने ना तो कोई मेरी दानिश में कोई वज़ीर आला बनना है, ना वज़ीर आज़म बनना है और ना कोई वफाकी या सूबाई वज़ीर बनना है, ना वो गवर्नर बनने में दिलचस्पी लेंगी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने भाई का पैगाम इमरान खान साहब को फॉलो करने वाले लोगों तक पहुंचाना है। और ये कोई मारूसी सियासत नहीं है। मारूसी सियासत वो है जो गिलानियों के बच्चे, शरीफों के बच्चे, जरदारियों के बच्चे करते हैं, वो मारूसी सियासत कहलाती है। अब यही पैगाम अलीमा खानम जो है वो स्टेज पे जाके पहुंचा सकती थी, क्योंकि इस जलसागाह में जिसे सबसे ज़्यादा इज्जत दी लोगों ने वो अलीमा खानम थी। जो हसनैन रफ़ीक है, मेरी उनसे रिपोर्ट ही, उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो आई हैं और जिस तरह लोगों ने उनको सर आंखों पे बिठाया खैबर पख्तूनख्वा में जलसागाह में, वो कहते जी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर जितना खुलकर अलीमा खानम बात करती है उतना कोई और करता भी नहीं है ना। वो बहुत खुल के साफ बात करती हैं कि मेरे भाई ने ये कहा, ये मैंने आवाम तक पहुंचा दिया। तो उन्हें मौका मिलना चाहिए था या उन्हें खुद चाहिए था। अब यानी वो तो यही कह रही हैं कि जी मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहती, मेरा सियासत में ताल्लुक नहीं है, मेरी ड्यूटी अपने भाई के लिए है। तो सियासत के ऊपर पाबंदी भी नहीं हो सकती। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो सियासत करे। हाँ, जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर शहरी को सियासत में हिस्सा लेना भी चाहिए और उसका ये हक भी है। और अगर अलीमा खानम अपने भाई का पैगाम पहुंचाती तो कुछ गलत नहीं था, लोगों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव होता। बहरहाल ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है। एक चीज और है कि कोई सरप्राइज या लायामल जिसके बारे में दावा किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मेरे पास सरप्राइज भी है और मैं कोई लायामल भी अनाउंस करूंगा कि अब करना क्या है, तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कोई लाइन ऑफ एक्शन कारकुनों को नहीं दिया गया जिसकी वजह से कारकुनों में कुछ मायूसी थी। फिर कई लीडर जो हैं वो स्टेज के ऊपर आए तो अवाम ने नीचे से रद्द-ए-अमल भी दिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, लेकिन नामुनासिब है। जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, यानी मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा कि हुल्लड़बाजी हुई, बहुत नारेबाजी हुई और कारकुन जाना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर चल रही थी, कुछ और लोगों की लोग जो है वो पंडाल में से जूते उठा रहे थे। तो बहुत अजीब चीज़ें भी हमने वहाँ पर देखी जो नामुनासिब है। लेकिन ये पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है ये तो क़यादत अच्छी तरह जानती है कि लोग क्यों मायूस हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस क़यादत से जो इमरान खान साहब के नाम पे इक़्तिदार में आई है। जानदार तकरीर किसकी थी
पूरे जलसे के अंदर तो एक बड़ी जानदार तकरीर जुनैद अकबर साहब ने की। उन्होंने कहा जी मुझे अपने इदारों पे फख्र है, मगर क़यादत के हवाले से जो इदारों की क़यादत है उनसे वो प्रॉब्लम्स हैं, वो बता भी रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानोगे तो मैं आपके शहीदों को शहीद नहीं मानूंगा। फिर असद कैसर साहब ने बड़ी एक तगड़ी तकरीर की, सलमान अकबर राजा साहब की अच्छी थी, और फिर भी ज़्यादातर ऐसा लगता था कि लोग यहां पे आए थे सिर्फ इमरान खान की कॉल के ऊपर, किसी और के लिए नहीं आए थे। फिर इमरान खान साहब अब क्या कहेंगे इस जलसे के बारे में आपको पहले बता देता हूं। देखिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इमरान खान के लिए यही एक ऑप्शन है कि लोग क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आए उनके बुलाने पर और सारा मीडिया इसकी गवाही दे रहा है, तो इमरान खान साहब को कौम का शुक्रिया ही अदा करना होगा कि पेशावर में कामयाब जलसा करने पर इमरान खान साहब कौम का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि लोगों को मजबूत रखना, उनको हौसला देना ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इमरान खान साहब यही करेंगे। ये नेगेटिव चीजें उन तक पहुंचेंगी जरूर, लेकिन वो इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये कि हमारा काम है चीजों को हाईलाइट करना, जो देखना वो बताना और दिखाना, तो वो हमने आपको बताया और वहां जो जर्नलिस्ट मौजूद थे फील्ड में उन्होंने भी बताया। अब नाजरीन, एक और इशू उठाया गया और ये मैं चाहता हूं मैं आपके सामने रखूं, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। यूएई में यानी दुबई में दो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सलमान रजा और जुनैद जहांगीर, ये वहां पे नाहक कैद हैं। इनके बारे में आवाज उठाई गई जलसे में और कहा गया जी 1 साल से इनको कैद रखा गया, इनकी फैमिलीज बहुत परेशान है। ये बात मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों ने भी बताई थी। तो मेरा एक सादा सवाल यह है कि पाकिस्तान में तो अमाराती सफीर हैं और उनसे टाइम लेना कोई मुश्किल भी नहीं है। मेरे जैसा सहाफ़ी चाहे अगर पाकिस्तान में मौजूद हूं मैं, तो मैं अमाराती सफीर से मुलाकात के लिए थोड़ी सी कोशिश करूं तो मेरी मुलाकात हो जाए, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं उनकी मुलाकातें हो जाती हैं, सियासतदानों की मुलाकातें हो जाती हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब 1 साल हो गया है, उन्हें चाहिए था कि वो अमाराती सफीर से मिलते और उन्हें कहते जी हमारे 2 लड़के गिरफ्तार किए हुए हैं और कोई केस भी नहीं चल रहा, कोई मामला पता ही नहीं चल रहे किधर गए वो, तो जनाब उनको रिहाई दिलवाई जाए और कोई मसला ये हल किया जाए। तो अभी तक ये मसला हल हो जाता, बजाय जलसों में आवाजें उठाने के आप इसको बड़े आराम से हल कर सकते थे मामले को। अगर आप अमाराती हुकूमत से थ्रू उनके एम्बेसडर राब्ता कर लेते तो ये मसला अभी तक हल हो जाता है। कोई छोटी मोटी गारंटी देके आप नौजवानों को छुड़वा लेते और खैबर पख्तूनख्वा के एयरपोर्ट पे पेशावर पे वो उतर जाते और आसानी हो जाती उनके लिए। अब नाजरीन, ये एक कुछ तस्वीर सामने आई है, इनको जरा आप देखें। ये आसिम मुनीर साहब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तोहफा पेश कर रहे हैं। एक तोहफा जो है वो सामने आपको नजर आ रहा है, एक बॉक्स है और उसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। ये एक सिंबॉलिक वीडियो है, तस्वीर है। इसमें आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप को मादनियात का तोहफा पेश कर रहे हैं, मिनरल्स का। ये वो मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान में निकलते हैं, ये वो कीमती मादनियात, रेयर अर्थ मिनरल्स और वो चीजें हैं जिनसे दुनिया को बड़ी वाबस्तगी है, दुनिया को बड़ी इसमें दिलचस्पी है। डोनाल्ड ट्रंप को इनमें बड़ी दिलचस्पी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि यूक्रेन से वो उनके मिनरल्स लेना चाहते हैं, पाकिस्तानी मिनरल्स में उनको बड़ी दिलचस्पी है। तो पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं वो आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दे रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब यहां पे बस मावन अदाकार के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये एक तस्वीर सारी कहानी सुना रही है कि तोहफा दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन दे रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिनकी उसमें बड़ी दिलचस्पी है, और शहबाज शरीफ साहब साइड में तमाशा देख रहे हैं। और तोहफा क्या है? पाकिस्तान के मिनरल्स। अब ये इतने से मिनरल्स तो अमेरिका को नहीं चाहिए ना। अब इन्हीं के लिए मुआहदे हो रहे हैं, इन्हीं के लिए ताल्लुकात बहुत अच्छे बन रहे हैं, और ये वो मिनरल्स हैं जिन पे बड़े ताकतवर लोगों के और बड़े पैसे वाले लोगों की इनके ऊपर नजरें हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में बड़े काम आने वाले हैं दुनिया के। लिहाजा ये डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर साहब गिफ्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर एक और भी चीज क्लियर करती है कि मिनरल्स जो है उनका कब्जा या उनकी मलकियत या उनका कंट्रोल पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब सादी बात अगर आप कहें तो उन्हीं के पास कंट्रोल है। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो माइंस एंड मिनरल्स का बिल है वो पास नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मिनरल्स निकलते भी हैं और माइनिंग होती भी है। कौन रोके, कैसे रोके, ये तो आज तक किसी को पाकिस्तान में समझ ही नहीं आई। नाजरीन, जो पुरस्कार खातून वाला मामला था ये बढ़ता ही चला जा रहा है।
ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मैं इसको नहीं जानता, वजीर कानून ने कहा जी मैं इन खातून को नहीं जानता, वजारत खारजा कहती है जी हम भी खातून को नहीं जानते, हमने नहीं किया। सारे अपने ऊपर से उतार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। और ये खातून जो माजी में बड़ी प्रो इसराइल रही हैं, नेतन्याहू के हवाले से बड़ी उनकी मोतरफ रही हैं, और साथ ये कहती रही हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। अब ये खातून जो है इनको अकेला कर दिया सबने मिलकर। यानी ये खातून कोई जाती फायदे के लिए तो नहीं फिर रही थी ना, मेरे ख्याल में ये तो इन्हीं लोगों की मदद के लिए गई थी। अगर वो बरतानिया में रहती हैं, वहां से वो निकली हैं, उन्होंने कोई काम शाम किया है, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी उनके बकौल उनको मिली है। अब कोई भी नहीं मान रहा कि उनको कोई ऑफिशियल ड्यूटी दी गई है। सबने उनको एकदम अलग कर दिया, अपने से अकेला छोड़ दिया। मुश्किल वक्त आया तो कहा नहीं तुम अलग हो जाओ, अकेली हो जाओ, उन्हें अकेला कर दिया। हालांकि ये खातून ने बदतरीन हालात के अंदर, जब बहुत बुरे हालात थे पीएमएलएन के, तब भी इन्होंने पीएमएलएन का साथ दिया था और पीएमएलएन के साथ ये हमेशा खड़ी हुई थी। लेकिन आज सबने इनको डिसोन कर दिया। हालांकि इन सब के साथ इनकी तस्वीरें नवाज शरीफ के साथ भी हैं, लेकिन कोई आज उसको ओन नहीं कर रहा। ये बदकिस्मती है। वैसे इस खानदान की ये पुरानी आदत है, जो मुश्किल में आता है ये उससे दूर हो जाते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। अब हुआ ये कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी एक मौक़िफ़ दे दिया, जनाब सानू नहीं पता। तो इस पे जो मौक़िफ़ अब आया ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के जो तर्जुमान है उनसे पूछा गया तो उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसकी दरखास्त के ऊपर इस खातून को ये इजाज़तनामा मिला कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में शिरकत करेंगी। फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ बैठेंगी खातून, कि ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल अक़ब में इनके बैठने का फैसला भी अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं किया, ये पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान के जो लोग वहां मौजूद हैं उनका फैसला था। अब ये वहां बैठी कैसे, ये फटा पड़ गया है। सारे सफाइयां देते फिर रहे हैं। मामला ये है कि ये इन्होंने इमरान खान साहब पे हमेशा इल्ज़ाम लगाया, यहूदी लॉबी कहते रहे, उनको प्रोपेगेंडा करते रहे, ये इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे। वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना, ये तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और ये सारे सफाइयां देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है। सारे अपनी सफाइयां दे रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। जिस इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते थे ना कि उसको खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो इसीलिए करते थे ना, उसको कहीं और जोड़ते थे जाके। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं कि इमरान खान साहब का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। आज जरा शहबाज शरीफ साहब को सुने ना, उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कुरान पाक की आयत पढ़ी है उसमें सिर्फ एक आयत के हिस्से में 2 गलतियां हैं, और वो छोटी मोटी नहीं है, वो लफ्ज़ ही बदल दिया उन्होंने। लफ्ज़ कोई और था, उसको मुकम्मल तौर पे बदल दिया उन्होंने। अब वो इन्होंने इतना गलत पढ़ा है, मैं वो आपको पढ़ के भी नहीं सुनाना चाहता। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब ने काम किया। इसके ऊपर मौलवी भी नहीं बोलेंगे, वो दानिशवर भी नहीं बोलेंगे, और बाकी लोग भी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। दानिशवर नहीं, दानिशवाड़, वो भी नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो खातून वाला मामला है ये काफ़ी तूल पकड़ गया, और ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू है वो उससे भी ज़्यादा तूल पकड़ गया, उससे भी ज़्यादा। यानी ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू के बाद अब पीएमएलएन के अच्छे खासे हमायती वो पीएमएलएन पे चढ़ दौड़े और ख्वाजा आसिफ को लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। देखिए ये हो जाता है, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। उन्हें आदत पड़ी हुई हल्की हल्की गेंदों की, उन्हें आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर ऐसे मीडिया की जिसको वो कहते हैं नो कमेंट, वो कहता है ठीक है आगे बढ़ो यार। जिसको वो कहते हैं जिसका मैं जवाब देना नहीं चाहता, वो कहते हैं अच्छा चलो अगला सवाल करते हैं। या तो इन्हें हमेशा सहूलतकारी मिलती है, लेकिन बाहर मीडिया बड़ा ब्रूटल है, वो साफ सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं। इमरान खान तो मीडिया को डील कर देता है, ये नहीं कर सकते, ना इनकी ये कैपेसिटी है। तो अब अगर बदला लेना है ना, तो एक ही तरीका बाकी रह गया, और वो तरीका ये है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब, क्योंकि वो बहुत काबिल हैं, या फिर शहबाज शरीफ, जिनको काबिलियत की बुनियाद पे जाली वज़ीर आज़म बनाया गया है, इन दोनों में से कोई एक मेहदी हसन को जाके इंटरव्यू दे और बदला ले ले। ख्वाजा आसिफ की बेइज्जती का अगर बदला लेना है तो ख्वाजा आसिफ को अपने महकमे में से, यानी वजीर दिफा हैं वो, तो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके नीचे काम करते हैं आर्मी चीफ, उनको भेजना चाहिए या तो इंटरव्यू के लिए, या फिर शहबाज शरीफ को अपने वजीर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैदान में आना चाहिए।
और मेहदी हसन को इंटरव्यू देके हिसाब बराबर कर देना चाहिए। क्या वो लोग ये करेंगे? कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज और रिपोर्ट हो रही है, पहले शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट की, फिर जुनैद सलीम साहब ने रिपोर्ट की। तो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि 2 वजीर आपस में लड़ पड़े अमेरिका में और पंजाबी में गालम गलोच हो गए। फिर जुनैद सलीम साहब ने बताया कि ये 2 लोग जो आपस में लड़े हैं ये ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार हैं, और लड़ाई इनकी ये औरत वाले मामले को लेकर ही हुई है, खातून वाले मामले को लेकर। मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, उनके मामले को लेकर ये लड़ाई हुई है। तो जुनैद सलीम साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि एदे कोलो बच्चो, मियाँ साहब को कह दिया, ए पहले ताड़े कामे दे के इन्हें ताड़ी पिठ छुड़ा घूमपिया, ये अब ताड़े पजामे दे के ताड़ी छुड़ा मारेगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। बहरहाल इस किस्म की नादरीन सूरत हाल है, वो बेचारे आपस में लड़ते फिर रहे हैं। बुरा वक्त आए ना तो फिर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं सब। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से जो टीम थी, जब ये बातचीत हो रही थी फाइनली शहबाज शरीफ साहब की तकरीर वाली, तो मियाँ साहब को ये बताया गया था और बड़े सीनियर लोगों ने बताया कि मियाँ साहब आपने कश्मीर का नाम सिर्फ 2 मरतबा लिया और बड़ा दबा के लिया है। कश्मीर का मामला जरा उठाएं, ये पाकिस्तानियों का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वहीं से पाकिस्तानियों के सारे पानी रुक रहे हैं। इस मामले को जरा जोरदार तरीके से उठाएं, कश्मीर के मामले को, पानी के मामले को। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तवज्जो नहीं दी और डोनाल्ड ट्रंप का मामला 7 मरतबा उठाया, कश्मीर का 2 मरतबा, और वो भी थोड़ा सा कमजोर अंदाज में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को वो देना चाहते हैं अमन का नोबेल पीस प्राइज, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ही इसको, उनकी हुकूमत ही वीटो कर देती है और उस करारदाद को जो जंगबंदी करवाते हैं, और बच्चे शहीद हो रहे हैं वहां पे। जो इस वक्त इसराइल की जानिब से बमबारी हो रही है गजा पे, और इसराइल कहता है जब तक कि वो हमास को खत्म नहीं कर लेगा तब तक ये बमबारी उनकी जारी रहेगी। तो इस बमबारी के नतीजे में जो लोग मारे जा रहे हैं उनमें बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, पूरी दुनिया इसके ऊपर आवाज उठा रही है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसको तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज दिलवाना है और कसीदे पढ़ने। जरा वो ये विजुअल्स देखें जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नादरीन, आजाद कश्मीर वाला मामला जो है ना वो काफी मुश्किल पैदा करता चला जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वहां की हुकूमत के लिए। वहां एक नारा लगाते हैं कश्मीरी, और उस नारे का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि ये नारा इनकी नींदें हराम कर गया और इनके लिए दर्द सर बन गया है। एक नारा कश्मीरी कहते हैं, आवाज दो हम एक हैं। ये ऐसा खौफनाक नारा है, वो लगाते हैं आवाज दो हम एक हैं, वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये अहमद फरहाद साहब ने बताया कि जनाब उधर नारा लगता है आवाज दो हम एक हैं, और वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं कश्मीरी। फिर वो किसी ताकत से डरते भी नहीं है, वो कुर्बानी देने से भी नहीं डरते। अब पीर वाले दिन जो है हुकूमत एक ऑपरेशन के मोड में है, और दूसरी जानिब जो कश्मीरी हैं वो अपना हक लेने के मोड में। लेट्स सी वहां पे हुकूमत क्या तजुर्बा करती है। एक चीज और आज इंपॉर्टेंट, और वो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच फाइनल। देखें, मेरी तो दिलचस्पी खत्म हो गई जब से मोहसिन नकवी ने टीम को और क्रिकेट को बर्बाद किया है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान को यह मैच हर हाल में जीतना है। जरूरी नहीं है कि आपने इंडिया की तैयारी गिरा दी है तो अब हर मैदान में आपने उसी पे बगड़े डालने हैं। हमने बाकी मैदान, मईशत के मैदान में भी जीतना है, हमने खारजी महात पे भी जीतना है, दाखिली महात पे भी जीतना है, हमने जो दहशतगर्दी वहां से स्पॉन्सर होती है उसको भी शिकस्त देनी है। पाकिस्तान ने अगर करना है तो फिर सारा कुछ करना है ना। पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में भी जीतना है, हॉकी के मैदान में भी जीतना है, खेलों के मैदान में, तालीम के मैदान में, साइंस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, मईशत के मैदान में, आपने हर जगह मुकाबला करना है। खाली फौज नहीं है पाकिस्तान के पास, 25 करोड़ का मुल्क है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं। यह मैच पाकिस्तान को जीतना होगा और जीतना चाहिए। स्टैट्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं, प्लेयर्स उनके बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप इस क्रिकेट को एक अलग लेवल पे ले जाएं, इस मैच को, तो आप जीत भी सकते हैं। अगर पाकिस्तान पे प्रेशर है तो इंडिया पे भी प्रेशर होगा। देखना यह है कि प्रेशर को हैंडल कौन ज्यादा बेहतर करता है, ज्यादा प्रोफेशनली कौन ग्राउंड में उतरता है और बड़े दिल के साथ कौन खेलता है। जो लोग ज्यादा फर्क डाल रहे हैं इस मैच में, वो अभिषेक शर्मा उनमें से एक है। ये बहुत अच्छा प्लेयर है। मोहम्मद आसिफ की मैं बात सुन रहा था, उमर गुल की मैं बात सुन रहा था, ये लॉन्ग हैंडल से खेलता है। ऐसे प्लेयर्स में कई कमियां भी होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा मैनेज करता है अपनी बैटिंग को। उसका अपना एक एरिया है जहां पे बॉल को वो दुर्गत बना देता है बॉलर्स की। लेकिन मोहम्मद आसिफ ने जो बात की है ना, वो समझने वाली है कि अगर आप मार खाने से डरेंगे तो ये आपको बहुत मारेगा।
ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। आपको इसे एक प्रॉपर लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा, आपको विकेट में बॉल करने पड़ेंगे, आपको आगे बॉल देने से नहीं डरना। आप इससे मार खाएं लेकिन इसको आउट करें। अगर आपने इसको आउट कर लिया तो इंडिया की आधी टीम नीचे लग जाएगी। यह सबका तज्जिया है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक और बात कहूं, इंडिया के पास नीचे 6, 7वें नंबर तक बेहतरीन बैटिंग है। उनके मैच विनिंग प्लेयर बहुत सारे हैं। सूर्या कुमार यादव बहुत अच्छा खेलता है, दुबे बहुत अच्छा खेलता है, उनका विकेट कीपर जो है वो, बाकी जो नीचे 3-4 प्लेयर्स हैं वो नए हैं लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं। पांड्या बहुत मारता है, अक्षर पटेल। तो हमारे पास भी यानी एक बैलेंस टीम तो है, लेकिन इंडिया नंबर 1 टीम है। अगर उनको हराना है तो आपको अपने दिमाग से यह निकालना पड़ेगा कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। यह निकालना पड़ेगा कि आप छोटी और कमजोर टीम है। आपको फिर टाइगर्स की तरह खेलना पड़ेगा, जैसे इमरान खान खेलता था। थोड़ा हौसला पैदा करें, आप इंडिया को हरा सकते हैं। गुड लक पाकिस्तान। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।